मेरा वीडियो देखने वाले सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रत्नेश कुमार है। मैं यूपीएस जगतपुर सुल्तानगंज मैनपुरी में कार्यरत हूँ। मित्रों, आपको जानकर विशेष खुशी होगी कि मैंने गणित में कुछ विशेष सूत्रों की खोज की है। उन विशेष खोजों में से एक है विभाज्यता का महासूत्र, और विभाज्यता के महासूत्र पर आधारित मैंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। एक पुस्तक का नाम है विभाज्यता का महासूत्र एवं दशक नियम, और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया है ग्रेट फॉर्मूला ऑफ डिविजिबिलिटी एंड डिकेड लॉ। ये है मेरी हिंदी में लिखी हुई पुस्तक विभाज्यता का महासूत्र एवं दशक नियम। और दूसरी पुस्तक है ग्रेट फॉर्मूला ऑफ डिविजिबिलिटी एंड डिकेड लॉ। और भारत सरकार की ओर से मुझे इन दोनों ही पुस्तकों पर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है। ये हिंदी में बुक लगी है विभाज्यता का महासूत्र एवं दशक नियम, और ये ग्रेट फॉर्मूला ऑफ डिविजिबिलिटी एंड डिकेड लॉ इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। उस पर मुझे भारत सरकार की ओर से कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विश्व के 136 देशों में वैध है। मित्रों, विभाज्यता का महासूत्र क्या है? इसके नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा सूत्र है जो विभाज्यता से संबंधित है, लेकिन इसका नाम महासूत्र क्यों रखा गया है? ये ऐसा सूत्र है जो कि महाव्यापक है, और इसकी सहायता से प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए विभाज्यता का महासूत्र विभाज्यता के लिए सूत्र बनाए जा सकते हैं। इसलिए इसका नाम विभाज्यता का महासूत्र रखा गया है, जिसे इंग्लिश में आप ग्रेट फॉर्मूला ऑफ डिविजिबिलिटी कह सकते हैं। अब देखिए, विभाज्यता का महासूत्र क्या है? कैपिटल SRU इक्वल टू 10 माइनस कैपिटल U इंटू स्मॉल r प्लस स्मॉल u इंटू कैपिटल R प्लस 1। यहाँ S सम अर्थात योगफल है, कैपिटल RU वह भाजक संख्या है जिसके लिए विभाज्यता का नियम बनाना है। कैपिटल U भाजक का इकाई है, इसका मान 0 से लेकर 9 तक संभव है, और कैपिटल R भाजक की शेष बची संख्या है, इसका मान 0 से लेकर कोई भी बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो सकता है। इसी तरह स्मॉल RU वह भाज्य संख्या है जिसे निरीक्षित करना है। स्मॉल u भाज्य का इकाई अंक है, इसका मान 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। स्मॉल r भाज्य की शेष बची संख्या है। इसे देखिए, इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी संख्या स्मॉल RU के इकाई अंक u में r प्लस 1 का गुणा करके गुणनफल को उसकी शेष बची संख्या स्मॉल r में 10 माइनस u का गुणा करके जोड़ दें, यदि योगफल भाजक से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या भी भाजक RU से विभाजित हो जाएगी। मित्रों, 2 से 10 तक या 20 तक आप देखते हैं कि ज़्यादातर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक हो तो उसमें आपके 2 से 20 तक विभाज्यता के नियम आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ अभाज्य संख्याओं के जैसे 7, 13, 17, 19 इस तरह के विभाज्यता के नियम कुछ बुक्स में नहीं दे रखे होते हैं। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। इनकी सहायता से हमने बताया कि आपको किसी भी संख्या के लिए विभाज्यता का नियम बना सकते हैं। तो बताइए, आप किसके लिए विभाज्यता का नियम बनवाना चाहते हैं? सर 7 का बताइए। 7, 13, 19 का सर। ठीक है, देखिए कि 7 के लिए अक्सर लोग भूल जाते हैं। देखिए, 7 के लिए विभाज्यता का नियम कैसे बनाएंगे? एक सबसे पहले आपने सूत्र लिखा, कैपिटल SRU इक्वल टू 10 माइनस u इंटू स्मॉल r प्लस u इंटू r प्लस 1। और देखिए, 7 के लिए विभाज्यता का नियम बनाना है तो 7 को 0 7 लिख लिया और इसकी तुलना कैपिटल RU से कर दी। तो देखिए कि कैपिटल U इक्वल टू 7 और कैपिटल R इक्वल टू 0 की वैल्यू इस सूत्र में रख दी। तो 10 माइनस 7 इंटू स्मॉल r प्लस स्मॉल u इंटू 0 प्लस 1। यहाँ पर कैपिटल R इक्वल टू 0 है, तो कैलकुलेट करने पर हमारा सूत्र बना 3r प्लस u। इसे देखिए कि शब्दों में कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक u में उसकी शेष बची संख्या के 3 का गुणा करके जोड़ते हैं, यदि योगफल
7 से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए हम 63 को चेक करना चाहते हैं कि 7 से विभाजित हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो जिस संख्या को आप चेक करना चाहते हैं या निरीक्षित करना चाहते हैं उसकी तुलना आप स्मॉल आर यू से कर देंगे। तो यहाँ पर स्मॉल आर यू से तुलना करने पर आप देखते हैं कि स्मॉल यू इक्वल टू 3 और स्मॉल आर इक्वल टू 6 आता है। तो इन दोनों की वैल्यू आप इस सूत्र में रख देंगे 3r प्लस यू में। तो 3 इंटू 6 प्लस 3 इन्हें कैलकुलेट करने पर आप पाते हैं कि 21 आ जाता है। अब आप जानते हैं कि 7 से 21 विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या 63 भी 7 से विभाजित हो जाएगी। अब मान लीजिए आप 64 को चेक करना चाहते हैं, 64 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो जिस तरह से आपने 63 की तुलना स्मॉल आर यू की, उसी तरह स्मॉल आर यू की तुलना 64 से कर देंगे। तो स्मॉल यू इक्वल टू 4 और स्मॉल आर इक्वल टू 6 की वैल्यू इस सूत्र में रख देंगे। तो 3 इंटू 6 प्लस 4 और कैलकुलेट करने पर आपका आ गया 22। क्योंकि 7 का भाग 22 में नहीं जा सकता है तो हम ये निष्कर्ष निकाल लेंगे कि 7 का भाग 64 में भी नहीं जा सकता है। अब देखिए कि 13 के लिए अगर व्यवस्था का नियम बनाना है तब हम कैसे बनाएंगे। आपने सबसे पहले व्यवस्था का महासूत्र लिखा और 13 की तुलना स्मॉल कैपिटल आर यू से कर दी। तो आपका कैपिटल यू इक्वल टू 3 और कैपिटल आर इक्वल टू 1 आ गया। इसकी वैल्यू आपने इस महासूत्र में रख दी और कैलकुलेट करने पर आप पाएंगे कि 13 के लिए सूत्र बना आपका 7r प्लस 2u। अर्थात यदि किसी दी गई संख्या के इकाई अंक u में 2 का गुणा करके उसकी शेष बची संख्या में 7 का गुणा कर दें तो यदि योगफल 13 से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। आप इसे सूत्र को चेक करना चाहते हैं कि ये सही है कि नहीं है, तो हम देखिए कि 65 को और 66 को चेक करते हैं कि ये संख्या 66 में इसका भाग जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो देखिए कि स्मॉल आर यू की तुलना आपने 66 से कर दी तो स्मॉल यू इक्वल टू 6 और स्मॉल आर इक्वल टू 6 आ जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दी 7 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6, कैलकुलेट करने पर आपका 54 आ रहा है। तो चूँकि 13 के बाद 54 में नहीं जा सकता है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इसका भाग 66 में भी नहीं जा सकता है। अब मान लीजिए 65 को हम चेक करते हैं कि 65 में 13 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 65 की तुलना आपने स्मॉल आर यू से कर दी, स्मॉल इक्वल टू 5 और स्मॉल आर इक्वल टू 6। यहाँ पे स्मॉल आर और यू की वैल्यू रखी तो 52 आ गया। क्योंकि 13 का भाग 52 में जा सकता है तो हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि 13 का भाग 65 में भी जा सकता है। अब देखिए कि मान लीजिए 19 के लिए हम व्यवस्था का नियम बनाना चाहते हैं तो जिस तरह से आपने 7 का और 13 का नियम बनाया है इसी तरह हम 19 के लिए व्यवस्था का नियम बनाएंगे। पहले हम इस महासूत्र को लिखेंगे और फिर 19 की तुलना कैपिटल आर यू से कर देंगे। यहाँ पर कैपिटल यू इक्वल टू 9 और कैपिटल आर इक्वल टू 1 की वैल्यू इस महासूत्र में रख देंगे और कैलकुलेट करने पर आप पाएंगे कि आपका 19 के लिए सूत्र ये बनकर आ गया। तो 19 के लिए व्यवस्था महासूत्र हो गया S19 इक्वल टू u प्लस आर प्लस 2u। अब देखिए 19 के लिए आप चेक करना चाहते हैं कि 209 है 19 से कटेगी या नहीं कटेगी। 209 में 19 का भाग जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो 209 की तुलना आपने स्मॉल आर यू से कर दी। यहाँ पर स्मॉल यू इक्वल टू 9 और स्मॉल आर इक्वल टू 20 की वैल्यू आपने इस सूत्र में रख दी। तो स्मॉल आर इक्वल टू 20 और 2 इंटू 9 ये कैलकुलेट करने पर 38 आता है। आप जानते हैं कि 19 का भाग 38 में जा सकता है तो 209 में भी चला जाएगा। अब मान लीजिए 210 को चेक करते हैं कि 19 का भाग 210 में जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसकी भी तुलना दोबारा से स्मॉल आर यू से कर देंगे और स्मॉल यू इक्वल टू 0 आ जाएगा और स्मॉल आर इक्वल टू 21। इन दोनों की वैल्यू दोबारा से इस सूत्र में रख देंगे और आप देखते हैं कि स्मॉल आर इक्वल टू 21 और 2 इंटू यू इक्वल टू 0 है यहाँ पर। तो u इक्वल टू 0 आपको कैलकुलेट करने पर 21 आता है। चूँकि 19 का भाग 21 में नहीं जा सकता है तो हम ये निष्कर्ष निकाल लेंगे कि 19 का भाग 210 में भी नहीं जाएगा। अब मान लीजिए 3 अंकों के लिए आप व्यवस्था का नियम बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि 3 अंकों के लिए व्यवस्था का नियम बनाना चाहेंगे तो सेम इसी तरह से आप बना सकते हैं जिस तरह से आपने 2 अंकों के लिए व्यवस्था का नियम बनाया। तो 109 के लिए व्यवस्था का नियम बनाते हैं, देखते हैं
तो आपने 109 की तुलना कैपिटल SRU से कर दी। कैपिटल SRU की तुलना 109 से करेंगे तो आप पाएंगे कि कैपिटल U = 9 और कैपिटल R = 10, और इन दोनों की वैल्यू आप इस महासूत्र में रख देंगे और कैलकुलेट करने पर आपका सूत्र बनकर आएगा स्मॉल r + 11u। अर्थात यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 11 का गुणा करके उसकी शेष बची संख्या में जोड़ दें, यदि योगफल 109 से कट जाता है तो दी गई संख्या भी 109 से कट जाएगी। अब देखिए 4 अंकों के लिए व्यवस्था का नियम कैसे बनाएंगे। देखिए जिस तरह से आपने 1 अंक के लिए व्यवस्था का नियम बनाया, 2 अंकों के लिए व्यवस्था का नियम बनाया, इसी तरह से आप सेम उसी तरह से 4 अंकों के लिए भी व्यवस्था का नियम बना सकते हैं। 9999 की तुलना आपने कैपिटल RU से कर देंगे यहाँ पर, और कैपिटल U = 9 और कैपिटल R = 999, इन दोनों की वैल्यू आप इस महासूत्र में रख देंगे तो आपका ये सूत्र स्मॉल r + 1000u बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि विभाज्यता के महासूत्र से किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए व्यवस्था के लिए आप नियम बना सकते हैं। अर्थात अब हमें परंपरागत प्रत्येक संख्या के लिए अलग अलग नियमों को रटने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आपको प्रत्येक संख्या के लिए अलग अलग नियम ना तो बनाने पड़ेंगे, ना याद रखने पड़ेंगे, ना याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपके सामने ये विभाज्यता का महासूत्र आ चुका है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।